नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गर्ग है और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल भटिंडा में काम कर रहा हूँ। मैंने डीएम न्यूरोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से पास की थी और मैं पिछले 6-7 साल से न्यूरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपको मिर्गी के बारे में व्याप्त कुछ धारणाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मिर्गी आखिर होती क्या है। मिर्गी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें अचानक से ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और जो तेजी से ब्रेन में फैलती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। लाइक पेशेंट के शरीर में अचानक से तेज कंपन हो सकती है, आंखें ऊपर चढ़ सकती हैं, मुंह से झाग आ सकते हैं, जीभ दांतों के बीच में आ सकती है, हाथ पैरों में तेज कंपी के साथ पेशेंट बेहोश हो सकता है। पेशेंट को अचानक बेहोशी के कारण पेशेंट खड़े हुए अचानक से गिर सकता है, पेशेंट को चोट लग सकती है। कभी कभी जब मिर्गी होती है तो पेशेंट के लैट्रिन पेशाब भी कपड़ों में निकल जाते हैं और कई बार ड्राइविंग करते समय या सड़क पार करते समय या स्विमिंग करते समय ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले हम ये पहचानें कि एक्चुअल में ये मिर्गी है या नहीं है, क्योंकि न्यूरोलॉजी में कई ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो एक्चुअली मिर्गी नहीं होती है, पर पेरिफेरी में जब हम वो सिम्टम्स लेके या वो लक्षण लेके डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको मिर्गी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो कई बार इसको मिर्गी समझ लेते हैं और उन लक्षणों को मिर्गी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और बेसिकली मिर्गी को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, फिट्स कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पहले ये है कि मिर्गी को हम डिफरेंशिएट करें कि ये एक्चुअल में मिर्गी है या केवल मिर्गी जैसा ही कोई अन्य बीमारी है, क्योंकि साइकेट्री में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें मिर्गी जैसे लक्षण होते हैं पर वो एक्चुअल में मिर्गी नहीं होती है। और ऐसे केसेस में जब हम पेरीफ्री में किसी नीम हकीम को या बाबा को या लोकल जिन अनएजुकेटेड जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं पेरीफ्री में उन लोगों को दिखाते हैं तो वो इसे मिर्गी के तरह लेबल कर देते हैं, आपको मिर्गी की इलाज शुरू कर देते हैं। और मिर्गी की और ये भी जानना जरूरी है कि बाजार में जो मिर्गी की मेडिसिन हैं वो हाईली टॉक्सिक होती हैं और कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है। और एक्चुअल में कुछ दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, पर इन पेरीफ्री में जो अवेलेबल नीम हकीम होते हैं उनको इन दवाइयों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो कई बार तो ये होता है कि एक्चुअल में पेशेंट को मिर्गी नहीं है और उसको मिर्गी की तरह लेबल कर दिया जाता है और वो मिर्गी की दवाइयां खाता रहता है, जो कि उसके लिए जिस पेशेंट को उसकी जरूरत ही नहीं है। सेकेंड, पेशेंट को यदि मिर्गी है तो वो क्लासीफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअल में पेशेंट को किस तरह की मिर्गी है। पेरीफ्री में यूजुअली मिर्गी के सारे पेशेंट्स को एक ही लेबल कर दिया जाता है कि मिर्गी की बीमारी है, जबकि एक्चुअल में मिर्गी की बीमारी बहुत तरह की होती है। कुछ मिर्गी के जो टाइप्स होते हैं, कुछ मिर्गी में इलाज केवल हो सकता है 1 महीने का हो, किसी में हो सकता है 3 महीने का हो, पर पेरीफ्री में हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हर तरह की मिर्गी में 3 साल का इलाज चाहिए। जब तक 3 साल पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे पड़ना बंद नहीं होंगे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। जबकि मिर्गी के इतने टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स में इवन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, जबकि कुछ मिर्गी के दौरों में इवन हम पेशेंट को विदिन 3 डेज भी दवाइयां बंद कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम मिर्गी के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए जिसको मिर्गी के बारे में पूरी नॉलेज है, जो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल में आपको मिर्गी है और अगर मिर्गी है तो ये किस टाइप की मिर्गी है, और अगर टाइप निर्धारित हो जाए तो उसके बाद ये निर्धारित करें कि आपको कौन सी मेडिसिन की जरूरत है। क्योंकि मेडिसिन हम जो डिसाइड करते हैं मिर्गी के लिए वो हम डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट छोटा बच्चा है, पेशेंट जवान है या पेशेंट ओल्ड एज में है। हर एज के हिसाब से पेशेंट का हमारे जो ड्रग्स की क्राइटेरिया होते हैं, जो प्रीफरेबल ड्रग होती है वो डिफरेंट होती है। सेकेंड, पेशेंट यंग लेडी तो नहीं है, क्योंकि यंग लेडी में कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बड़े अनअवॉइडेबल होते हैं, इसलिए हम उन ड्रग्स को यंग लेडी में अवॉइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिर्गी के लिए जब भी मिर्गी से का कोई लक्षण हमारे अंदर हो, जैसे कि अचानक बेहोश हो जाना, शरीर में कंपन हो जाना, मुंह से झाग आना, आंखें चढ़ जाना या एबनॉर्मल बिहेवियर करना, अचानक से उल्टी सीधी बातें करना या कुछ सेकंड के लिए गुम हो जाना, ये सारे लक्षण किसी तरह की मिर्गी के हो सकते हैं। केवल यही जरूरी नहीं है कि मिर्गी में हर बंदे को शरीर में कंपन होगी और बेहोश होगा। हो सकता है आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता हो, क्लास में थोड़ी देर के लिए रेस्पॉन्ड करना बंद करता हो, या उसकी स्कूल परफॉर्मेंस सिंपली कम हो सकता है उसे भी किसी टाइप का मिर्गी हो। क्योंकि एक मिर्गी का टाइप होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, उसमें बच्चे की जस्ट कंप्लेन होती है पेरेंट्स की कि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं लगाता, अचानक से स्कूल टीचर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बीच में गुम हो जाता है, हो सकता है वो एक टाइप की मिर्गी हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह के कोई सिम्टम पेशेंट को हो तो उसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और ये डिसाइड करें कि एक्चुअल में आपका बच्चा मिर्गी से ग्रसित है या नहीं है। मिर्गी को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी। बेसिकली ये टेस्ट एक मिर्गी के लिए सपोर्टिव टेस्ट है,
ऐसा नहीं है कि अगर ये टेस्ट सारे नेगेटिव है तो पेशेंट को मिर्गी नहीं हो सकती, या इन टेस्ट में पॉजिटिव था पेशेंट को 100% मिर्गी है। बेसिकली फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन ये डिसाइड करता है कि पेशेंट का क्लिनिकल प्रोफाइल कैसा है और इन इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको मिर्गी है या नहीं है। अगर मिर्गी है तो कौन से टाइप की मिर्गी है और इस एज में इस पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग बेस्ट है। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो हम कुछ बेटर ड्रग, बेस्ट ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि पेशेंट, जिनसे पेशेंट को मिनिमम साइड इफेक्ट हो, कंप्लायंस बहुत अच्छा हो, मिनिमम कॉस्ट हो और पेशेंट्स के दौरे अच्छी तरह से कंट्रोल रहें। और फिर एक ड्यूरेशन के बाद जब पेशेंट के दौरे कंट्रोल रहते हैं तो हम इन मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिर्गी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइड न्यूरो फिजिशियन के पास जाना, पेरीफेरी में लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि मिर्गी के बारे में देश में बहुत ही अवधारणाएं व्याप्त हैं, लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं। कई बार एक इंडिया में मिर्गी का कॉमन कारण है ब्रेन में सिस्ट का बन जाना, और उसके बारे में इंडिया में कॉमन धारणा व्याप्त है कि ये ब्रेन में कीड़ा जाने की वजह से होती है। और ऐसे लोग अक्सर बाबाओं के पास चले जाते हैं, और एक कॉमन जो बाबा जो हमारे इंडिया में काफी फेमस है, कोई राजस्थान में कहीं, जो कि शायद ऐसे पेशेंट्स का कीड़ा निकाल के हाथ में दे देते हैं, पर एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है। ऐसा कोई कीड़ा ब्रेन में नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं होता ब्रेन में कि वो कीड़ा ऐसे चल जाए। वो एक प्रकार की सिस्ट होती है जो कि ब्रेन में अपने आप से धीरे धीरे मरने लगती है। केवल हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सिस्ट कौन सी स्टेज में है, पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट है, और ये सिस्ट पूरी तरह से ट्रीटेबल होती है। एक्चुअली इसी को कीड़े का नाम देके और वो लोग बाबाओं के पास जाते रहते हैं, गलत दवाई लेते रहते हैं, और ये जब इस तरह के पेशेंट बार बार दौरा पड़ने की वजह से जब कई बार परेशान हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर तब तक पेशेंट को काफी नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए कभी भी इस तरह की बातों में ना आए, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर सलाह लें, और उसकी जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन उनको प्रॉपर डोजेज में, प्रॉपर टाइम में लें। इस प्रकार हम मिर्गी से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। ये मानना जरूरी है कि आज जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं उनके साथ मिर्गी लगभग 70 से 80% ट्रीटेबल है। केवल 20 से 25% पेशेंट्स में हमें दिक्कत होती है कि 2-3 दवाइयां देने के बाद भी मिर्गी कभी कभी कंट्रोल नहीं होती। अदरवाइज 70 to 75% पेशेंट्स में 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दवाइयों के यूज से मिर्गी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। इवन 60% पेशेंट में केवल एक दवाई की सही डोज यूज करने से मिर्गी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाती है। तो मिर्गी के बारे में ये जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मिर्गी के मरीजों के लिए मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं कि मिर्गी के पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बेसिकली मिर्गी एक अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, मरीज ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि मिर्गी का दौरा कब होगा, क्योंकि कई बार दवाइयां सही डोज में, सही मात्रा में लेते हुए भी कई बार दौरा हो सकता है, जो कि कुछ असावधानियों की वजह से हो सकता है। किसी भी तरह की मिर्गी हो, अगर पेशेंट अपनी नींद पूरी मात्रा में नहीं ले रहा है, या खाना टाइम पे नहीं ले रहा है, या ज्यादा लाइटिंग का एक्सपोजर हो रहा है, या टीवी कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक बैठा हुआ है, तो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से मिर्गी प्रेसिपिटेट हो सकती है। भूख, लंबे समय तक भूखे रहना, पूरी नींद ना होना, लाइटिंग के एक्सपोजर में आना, ज्यादा स्ट्रेस में रहना, ये सब वो चीजें हैं जिनके दौरान अगर पेशेंट दवाइयां उपयुक्त मात्रा में ले रहा है, उसके बावजूद भी पेशेंट को दौरा हो सकता है। तो मिर्गी के किसी भी पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो नींद पूरी लें, स्ट्रेस में ना रहें, खाना टाइम पे लें, लाइटिंग्स को अवॉइड करें। खासकर डिस्को पार्टीज में लोग जब ज्यादा लाइटिंग में जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार सीजर प्रेसिपिटेट हो जाता है, या ऐसे पेशेंट्स लंबे समय तक टीवी कंप्यूटर में बैठते हैं तो कई बार प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से ऐसे लोगों को फिट्स पड़ जाते हैं, जबकि वो दवाई सही मात्रा में सही डोज पे ले रहे होते हैं, पर सीजर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कभी भी ये नहीं होता कि दवाइयां लेने के बाद हम कंप्लीटली सेफ हैं। दवाइयां सीजर्स को रोकती हैं, पर हमें साथ में प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और मैं प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ मिर्गी के पेशेंट्स के लिए। ऐसे पेशेंट्स को आग से दूर रहना चाहिए। कोई भी रिस्की जॉब्स हो, अगर कोई हैवी रिस्की मशीनरीज का यूज कर रहे हो तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। स्विमिंग अवॉइड करनी चाहिए, ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, रोड को क्रॉस करते समय कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी का साथ होना चाहिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मिर्गी के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान, इन एक्टिविटीज के दौरान यदि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो जान के लिए घातक भी हो सकता है। अगर मरीज को दौरा पड़ता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, पहले तो जब भी दौरा पड़े मरीज को हमें घबराना नहीं है।
सिंपली मरीज को एक करवट लिटा देना है, मरीज को सीधे नहीं लेटाए रखना है, मरीज को एक करवट दिला देनी है, चाहे दाएं करवट चाहे बाएं करवट, करवट दिला के रख देना है। सिर के नीचे कोई पिलो लगा देना है। मुंह में कुछ भी चीज डालने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ लोग जैसे ही दौरा पड़ता है मुंह में कई बार पानी डाल देते हैं, कोई चम्मच डालने की कोशिश करता है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करता है जिससे कि इंजरी ज्यादा हो सकती है। अगर हम कर सकते हैं तो ये है कि कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ जैसे कि रुमाल को फोल्ड करके दांतों के बीच में लगा दें, पर ध्यान रखें उंगली दांतों के बीच में ना आए, क्योंकि जब मरीज को दौरा पड़ता है तो उसमें इतनी ज्यादा प्रेशर होता है कि कई बार उंगली कट के अलग भी हो सकती है। तो अगर दौरा पड़ रहा है तो मुंह में हम सॉफ्ट कपड़ा या रुमाल मुंह में रख सकते हैं, पेशेंट को एक करवट दिला दें, मुंह के अंदर कभी पानी ना डालें और वेट करें कि दौरा अपने आप रुक जाए। जब एक बार दौरा रुक जाए उसके बाद ही हम आगे डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करें। मुझे उम्मीद है मिर्गी के बारे में दी गई ये जानकारी मिर्गी के मरीजों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। मिर्गी के मरीजों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि वो मिर्गी के लिए जो उन्हें एडवाइस की गई दवाई है उसे सही मात्रा में और पूरी ड्यूरेशन में लें, और डॉक्टर्स ने जितनी अवधि के लिए वो दवाई प्रेस्क्राइब की है उसे उसी टाइम के अनुसार लेते रहें, क्योंकि मिर्गी की दवाइयों में ये इंपॉर्टेंट है कि दवाई टाइम पे ली जाए, सही मात्रा में ली जाए। मिर्गी की दवाई की एक भी डोज मिस करने से मिर्गी का दौरा दोबारा पड़ सकता है, इसीलिए मिर्गी की दवाई में खास ध्यान रखना पड़ता है टाइमिंग का, ड्यूरेशन का। तो सही टाइम पे दवाई लें, पूरे ड्यूरेशन के लिए दवाई लें और बिना न्यूरो फिजिशियन की एडवाइस के दवाइयां बंद ना करें। अपने पूरी दवाइयों का रिकॉर्ड डायरी में रखें। फिर भी दवाइयां लेते समय, दवाइयां लेने के दौरान अगर दौरा होता है तो उसको भी अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि कई बार मरीज यदि 2 या 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास आता है तो कई बार वो खुद भी भूल जाता है कि उसे बीच में क्या प्रॉब्लम हुई। तो जब भी दवाइयों के दौरान कोई भी अगर दौरा होता है या दवाई का कोई साइड इफेक्ट उसे होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे डायरी में नोट करनी है, ताकि जब वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाए तो डायरी को देख के उसे सारी चीजें याद आए और फिजिशियन ये डिसाइड कर सके कि हमें दवाइयां चेंज करनी है या दवाइयों की डोज बढ़ानी है या दूसरी दवाई ऐड करनी है।